हम आज स्टार्ट करते हैं +2 के चैप्टर से, जिसका पहला जो चैप्टर है वो है भारतीय लघु चित्र शैली। ठीक है, इसकी जो शुरुआत थी वो वैदिक काल से ही चली आ रही है, जिसके प्रूफ हमें जो है अजंता में, एलोरा में, गुफाओं में मिलते हैं और कुछ प्रूफ जो है हमें सिंधु घाटी की सभ्यताओं में मिलते हैं। हमारा जो एक श्लोक है वात्स्यायन के कामसूत्र में जो दिया हुआ है, जिसमें कलाओं को कला के 6 अंग बताए गए हैं, और उसी वात्स्यायन के कामसूत्र में कहा गया है कि जो कलाएं हैं वो 64 होती हैं और उनमें से अपनी कला का जो स्थान है वो 4था है। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो ग्रंथ है उसमें जो है कला को सबसे पहला और ऊपर स्थान दिया गया है, जिसको देवीय कला के नाम से भी बोला गया है। जो लघु जो चित्र है, लघु चित्र शैली, लघु जो शब्द है वो है मिनिएचर आर्ट। मिनिएचर का मतलब ये नहीं है कि जो साइज में ही छोटे हो, स्मॉल हो, उनको हम मिनिएचर आर्ट नहीं बोलेंगे। मिनिएचर आर्ट का मतलब होता है कि हर चीज को डिटेल में बनाना, मतलब हर चीज को बारीकी से बनाना। अगर हम पेड़ दिखा रहे हैं तो उस पेड़ की अलग अलग पत्तियां बनाना, वो है मिनिएचर आर्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो मिनिएचर आर्ट है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले को हम बोलेंगे जैन शैली, पाल शैली और मध्य भारतीय शैली। इसके 2 पार्ट और हैं, जिसमें हमने राजस्थान पहाड़ी शैली 2 को रखा है, और जो हमारा लास्ट है उसमें हमने मुगल और दक्षिण को रखा है। तो सबसे पहले जो हम पाल शैली करेंगे, पाल शैली जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि पाल राजाओं के समय में जो कला बनी है उसको पाल शैली नाम दिया गया है। अब पाल शैली का जो टाइम पीरियड है वो है 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी, मतलब 11 to 15 सेंचुरी। अब पाल राजाओं में क्या है, जो सबसे पहले हिस्ट्री है वो हम सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनसे स्टार्ट करते हैं। सम्राट जो हर्ष थे, उनके बाद जो वहाँ का राजा था थोड़ा हिलडुल गया था, उनके बाद 100 सालों तक वहाँ कोई राजा नहीं रहा। इसलिए बंगाल के, ये बंगाल की बात हो रही है, इसलिए बंगाल के जो जनता थी उन्होंने उन्हीं जनता में से मतलब 730 से लेकर 740 तक उन्होंने बगावत की, और उस बगावत के दौरान जो उनकी जनता थी उनमें से एक आदमी को उन्होंने उठाया और उसी को राजा बना दिया, जिसका नाम था गोपाल। तो यानी कि जो बंगाल का जो राजा बना वो बना गोपाल, और इस गोपाल के नाम पर ही इस जो वंश है उसको पाल वंश बोला गया, और इनके समय में जो कला बनी उनको पाल शैली बोली गई, या पाल चित्रकला बोला गया। ठीक है, उसके बाद इस समय में काफी लघु चित्र जो है बने हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जो पाल राजा होते थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, इसलिए ज्यादातर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड पेंटिंग बनी है। इनके जो बेस होते थे, मतलब किस पर ये चित्र बनते थे, मैन्युस्क्रिप्ट मिली हमें, पांडुलिपियां बनी है, और जो पांडुलिपियां होती थी वो ताड़ पत्रों पर बनाई जाती थी। तो इसलिए हमें जो भी चित्र मिले हैं वो सारे के सारे हमें ताड़ पत्रों पर ही मिले हैं। ज्यादातर जो चित्र हैं वो हमें कपड़े पर भी मिले हैं, जिनको हम पट्ट चित्र बोलते हैं। ये हमारी पाल शैली है जो पाल राजाओं के समय में बनी। इनके जो 2 आगे जो थे धर्मपाल, बीतपाल जो थे, वो इनके समय में आगे जिन्होंने चित्रकला को बढ़ाया वो थे धर्मपाल और बीतपाल। इनके कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ज्यादातर पेंटिंग्स बनाई हैं, और कुछ है नालंदा और विक्रमशिला। यहाँ पर ये इनके प्रूफ मिले हैं, नालंदा में और विक्रमशिला में इनके प्रूफ मिले हैं, जो कि नेपाल, और जो इनका एरिया था वो बंगाल, बिहार, नेपाल और तिब्बत तक फैला हुआ था। ये हमारी है पाल शैली। उसके बाद है जैन शैली। अब जो जैन शैली है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो यहाँ के जो राजा होते थे, जो लोग होते थे, वो जैन धर्म को मानने वाले होते थे। इसलिए यहाँ की जो ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो जैन धर्म से ही रिलेटेड मानी जाती हैं। इसमें पार्श्वनाथ और नेमिनाथ जो इनके धर्म के जो अनुयायी थे, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ से ही, और जो उनके तीर्थकार थे उनकी ही 20 तीर्थकारों की पेंटिंग्स यहाँ मिली हैं। अब जैन जो शैली है, जैन शैली को कई नामों से बुलाया जाता है, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, कई नामों से बुलाया जाता है। अब इसको अपभ्रंश शैली क्यों बोला गया, क्योंकि जो जैन शैली के जो ग्रंथ है या पांडुलिपियां हैं वो कई जगह पर मिली हैं। कुछ एक गुजरात में मिली है, कुछ एक जो एरिया है राजस्थान के एरिया में मिली है।
तो पहले इसीलिए पहले किसी ने जैन से रिलेटेड मिली तो जैन शैली नाम रख दिया, फिर गुजरात में मिली तो गुजरात शैली रख दिया, लेकिन फिर बाद में कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर कई धर्मों से भी मिली है और कई जगह पर भी मिली है, इसलिए इनको प्रॉपर नाम नहीं दे सकते, इसलिए लास्ट में इसको अपभ्रंश शैली नाम दे दिया गया। अब अपभ्रंश शैली नाम देने का एक और रीजन भी ये था कि पहले जो कला थी जैसे अजंता से रिलेटेड, एलोरा से, और जो हमने भी पढ़ा पाल में ज्यादातर अजंता से रिलेटेड बने, क्योंकि अजंता में भी जो है बौद्ध धर्म के चित्र बने थे और जो हमारे पाल है उसमें भी बौद्ध धर्म के बने थे। इसी तरह जैन शैली में जैन के मिले और एलोरा जो गुफा थी उसमें भी जैन के चित्र बने हैं, ठीक है। लेकिन जैन की तरह जो फिगर थे, जो आदमी के फिगर बनाए गए, आकृतियां जो बनाई गई हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं बनाई गई, लेकिन उनमें जो फूल पत्तियां जो पशु पक्षी बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से बनाए गए हैं। और उनमें जो रंग है ज्यादातर हमारे जो प्राइमरी कलर है लाल पीला नीला यूज किए गए हैं, कई जगह पर सिल्वर कलर और गोल्डन कलर भी यूज हुआ है। ये हमारा है जैन शैली। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है मध्य भारतीय शैली। अब मध्य भारतीय शैली क्या है, जो हमारे भारत के सेंट्रल एरिया में जो बनी है, जैसे कुछ एक एरिया राजस्थान का, कुछ एक गुजरात का, और 2-3 ऐसे एरिया हैं जिनमें हमारी कला बनी है, उसी को हमने मध्य भारतीय शैली कहा गया। राजस्थान शैली, राजस्थान जो शैली है वो 16वीं सेंचुरी टू 19वीं सेंचुरी चली थी, मतलब 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। अब जो राजस्थान शैली है उसको राजपूत शैली का नाम भी दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में ज्यादातर जो है राजपूत रहते थे, उनके अंडर में जो पेंटिंग बनी, इसलिए इसको राजपूत शैली के नाम से भी जाना गया। अब जो राजपूत शैली की जो शुरुआत है वो हम मध्य भारतीय शैली से लेंगे। अब मध्य भारतीय शैली का एंड हुआ था, एंड किसके समय में हुआ था, एक बाज बहादुर जो था राजा था बाज बहादुर, और उनका एक एरिया था मांडवा राज्य था, उस पे जो है ज्यादातर जो चित्रकार रहते थे, राजा रहते थे, कला में इंटरेस्ट लेते थे। जो मांडवा जो राजा था बाज बहादुर पर मुगलों ने यानी कि मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया था, और वो उस एरिया से मांडवा से जो आर्टिस्ट भागे थे उन्होंने मेवाड़ में जो है अपना स्थान ले लिया था, मेवाड़ में शरण ले ली थी। और इसी तरह उनका जो मांडवा के चित्रकार थे वो और जो उनकी जो इंडियन आर्ट जो फोक आर्ट चली आ रही थी वो मिक्स करके एक शैली बनाई, जिसको बाद में राजस्थान शैली बोला गया। अब राजस्थान जो शैली है इसकी कुछ उप शैलियाँ हैं, मतलब सब स्कूल भी हैं, वो है जैसे हमारे मेवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, जयपुर, जोधपुर। अब इनमें क्या है, ये वो हिस्सा है राजस्थान का जहाँ चित्रकला को ज्यादा माना गया, ज्यादा उसका इम्प्रूव हुआ। अब इसमें क्या है, जो चित्रकला है राजस्थान की, उसके 2 कारण थे विकसित होने के। पहला जो कारण था वो था वैष्णववाद। अब वैष्णववाद का मतलब है वैष्णववाद से विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के जो अवतार थे उससे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई। अब सबसे ज्यादा जो राजस्थान है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कृष्ण और राधा को माना गया था, ठीक है। अब उस समय क्या था, जो समय चल रहा था 14वीं या 15वीं शताब्दी जो चल रही थी, उसमें जैसे मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, रामानुज, जो ऐसे कवि आए, जैसे जो मीराबाई थी वो बहुत बड़ी भक्त थी, तो उन्होंने मीराबाई ने जैसे दोहे बोले, लिखने वालों ने कविताएं लिखी, कवि लिखे, गद्य पद्य जो भी लिखे वो सारे के सारे कृष्ण और राधा के ऊपर लिखे गए। तो उस समय ट्रेंड चला, उस ट्रेंड में जैसे कृष्ण राधा पर ही गीत बोले गए, कृष्ण राधा के ही कविताएं लिखी गई, उनके जो है मीराबाई ने दोहे बोले। तो उसी समय जो ट्रेंड चला था उसके अकॉर्डिंग जो है चित्रकारों ने भी राधा और कृष्ण के ऊपर ही पेंटिंग बनाई, राधा और कृष्ण पे ही। अब कुछ एक पेंटिंग राम पर भी बनी है, क्योंकि जो राम है वो भी विष्णु के अवतार थे। जैसे रामायण के कई सीन ऐसे हैं जो राजस्थान शैली में पेंटिंग बनाई गई है, इसलिए राम और कृष्ण पर पेंटिंग बनी है। उसमें ट्रेंड चल रहा था राधा और कृष्ण का, राम का, तो इसलिए एक तो वैष्णववाद, दूसरा रीजन है इनका व्यापारवाद, व्यापार में संपन्नता होना। उस समय जो मुगल आ रहे थे, मुगल और राजस्थान का जो टाइम पीरियड है वो साथ साथ चल रहा था, और मुगल जो उस समय आ रहे थे और राजस्थान का जो एरिया था उन्होंने व्यापार के लिए यूज किया हुआ था, ठीक है। तो उस समय उनका व्यापार जो है वो बढ़ रहा था, वो जो एरिया है ज्यादातर यूज कर रहे थे, और उनके कारण उस एरिया में जो पेंटिंग्स बनी, इसलिए हमने उनको नाम दिया व्यापारवाद। तो 2 रीजन थे, 2 कारण थे हमारे राजस्थान शैली के विकसित होने के। पहला था वैष्णववाद और दूसरा था व्यापारवाद।
अब इसमें फिर क्या है, जो ज्यादातर जो पेंटिंग्स है वो मिनिएचर आर्ट ही बनी है, लघु चित्र शैली ही बनी है। सबसे पहले हम जो सब पॉइंट्स की डिटेल नहीं करेंगे, जैसे जोधपुर, जयपुर, इन सब की डिटेल नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो की करेंगे, मेवाड़ और किशनगढ़। ठीक है, मेवाड़ जो था, अब मैंने अभी बताया था कि मालवा से जो आर्टिस्ट आए थे उन्होंने मेवाड़ में शरण ली थी और इसी कारण मेवाड़ में जो है चित्रकला ज्यादा हुई थी और ये ज्यादा लंबे समय तक भी चली, क्योंकि जो मुगल थे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया, बहुत लास्ट में किया था। इसका इफेक्ट कम रहा, मुगलों का इफेक्ट कम रहा मेवाड़ पर। अब मेवाड़ जो है, मेवाड़ में जो राजा थे उन्होंने कला को ज्यादा बढ़ावा दिया। मेवाड़ में कई कलाओं का मिश्रण भी हुआ, जैसे गुजरात का मिश्रण भी हुआ, क्योंकि ये जैन शैली, पाल शैली, मध्य भारतीय शैली से चले आ रहे थे, तो कई कलाओं का मिश्रण भी हुआ था। गुजरात का हुआ था, मध्य भारतीय का भी हुआ था, कुछ जैन और पाल का भी हुआ था। तो ये मिश्रण है सभी कलाओं का मेवाड़ का। ठीक है, मेवाड़ में काफी पेंटिंग्स भी बनी है जो ज्यादातर राधा और कृष्ण पर ही बनी है। इनमें जो कलर यूज हुए ज्यादातर मिनरल कलर्स यूज हुए थे, जो हमारे खनिज पदार्थों से बने हुए हैं वो ज्यादा कलर यूज हुए थे। और इस शैली पर, मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं रहा, क्योंकि मुगल उन पर आक्रमण ही नहीं कर पाए, उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाए। ठीक है, तो दूसरा जो है वो है किशनगढ़ शैली। अब जो किशनगढ़ शैली है, ये जो जोधपुर का एक राजा था, राजा उदय सिंह जोधपुर का एक राजा था, उसके 8वें पुत्र किशन सिंह को जब उसने अपने जागीर का एक हिस्सा दिया, तो अपने स्टेट का कुछ एक हिस्सा दिया, तो किशन सिंह ने उसका नाम जो है बदलकर किशनगढ़ रख दिया, किशनगढ़ रख दिया। तो जो है उस एरिया का नाम जो किशनगढ़ है वो किशन सिंह के नाम पर रखा गया। अब किशन सिंह के बाद काफी राजा आए, राजा राज सिंह भी आए, राजा सावन सिंह भी आए। तो जो कला है, यानी कि संस्थापक तो हम किशन सिंह को बोलेंगे, किशनगढ़ का संस्थापक तो हम किशन सिंह को बोलेंगे, लेकिन जो कला है वो ज्यादा सावन सिंह के समय में जो चली थी। अब जो राजा सावन सिंह है वो एक पोएट भी था, आर्टिस्ट भी था, म्यूजिशियन भी था, एक विद्वान था वो, जिसको तीनों भाषाओं का ज्ञान था, मतलब हिंदी, संस्कृत और पर्शियन तीनों भाषाओं का ज्ञान भी था। और उसका जो इंटरेस्ट है वो संगीत में और चित्रकला में भी था। जब वो 21 वर्ष के हुए, 21 ईयर्स के जब हुए, तो उनकी शादी कर दी गई। तो एक बात मानी जाती है, कई बुक्स में अलग अलग रीजन दिए हुए हैं। एक बुक में तो ये कहा है कि जो रानी है उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई, लेकिन मोस्टली बुक्स में बोला गया है कि जो इसकी सावन सिंह की जो माँ थी, सौतेली माँ थी, वो एक नौकरानी को लेकर आई थी। ठीक है, उस नौकरानी को जो लेकर आई थी वो नौकरानी बहुत ही सुंदर थी, बन ठन कर रहती थी, इसलिए सब उसको बनी ठनी के नाम से ही बोलते थे। ठीक है, और वो राजा उस बनी ठनी पर मोहित हो गया और उसने उसी से रिलेटेड पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। अब कोई ऑब्जेक्शन ना हो या कुछ ज्यादा फैले ना हो चीज, तो उसने उस बनी ठनी को राधा का रूप दे दिया, राधा का नाम दे दिया गया, क्योंकि राधा और कृष्ण उस समय ज्यादा ट्रेंड में थे, उनकी पेंटिंग चल रही थी, बन रही थी, तो उन्होंने बनी ठनी को राधा का नाम दे दिया, जो कि उस समय की, या यूं लगा लो आप, राजस्थानी शैली की सबसे फेमस पेंटिंग मानी जाती है राधा बनी ठनी, जो कि निहाल चंद ने बनाई थी। निहाल चंद जो है सावंत के जो है राज दरबार का चित्रकार था, जिसने सावंत सिंह के साथ मिलकर मतलब 16 साल तक काम किया था। ठीक है, और जो सावंत सिंह ने बाद में अपनी भी पेंटिंग्स बनवाई और उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को जो है कृष्ण का नाम दे दिया गया, यानी कि अपनी और उसकी जो बनी ठनी की पेंटिंग्स बनाई उन्होंने राधा और कृष्ण का नाम दे दिया गया। अब उसके बाद जो है इन्होंने सिर्फ राधा और कृष्ण का प्रेम नहीं, एक ऐसा प्रेम दिखाया था जिसे रहस्य में बोलते हैं। रहस्य में मतलब राधा को एक जो है आम इंसान की आत्मा बोला गया और जो भगवान कृष्ण है उनको परमात्मा बोला गया। यानी कि इस समय की जो पेंटिंग बनी उनमें ये बोला गया कि जो एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, ठीक है, ये बोला गया। अब जो है नागरीदास, सावंत सिंह को नागरीदास भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है कि जो नागरी है, नागरी राधा का ही दूसरा नाम है, राधा को ही नागरी बोलते हैं, तो उस बनी ठनी को नाम उसने राधा का दे दिया। ठीक है, और उस राधा का वो अपने आप को दास बताता था कि इसका राधा का मैं दास हूँ, और राधा का दास न बनने के बजाय उसने नागरी दास अपना नाम रख लिया। नागरी जो है राधा का ही दूसरा नाम। ठीक है, ये थी हमारी किशनगढ़। अब इस समय में राजस्थानी शैली में जो
जो है ज़्यादातर जो चित्र बने हैं वो हमारे पहले तो ताड़पत्रों पे ही बने हैं, लेकिन 14वीं शताब्दी में हमारा जो पेपर है वो आ गए थे। ठीक है, सबसे पहले जो है सिलाईकोट जो जगह थी वहाँ पर जो हमारा पेपर आ गया था। उसके बाद मुगलों ने ज़्यादा 2 कॉलेज जो है कंपनी फैक्ट्री खुलवा दी गई, दौलताबाद में खुलवाई एक फैक्ट्री जहाँ पेपर बनने लगे। ठीक है, और ज़्यादातर जो पेंटिंग बनी फिर पेपर पे ही बनी, वाटर कलर में। ठीक है, उसके बाद उनमें टेक्निक यूज होती थी जिसको हम वसली बोलते थे। अब उस वसली में क्या होता था कि पतले पतले पेपर होते थे। उन पेपर्स में क्या होता था कि फिटकरी का एक मिश्रण होता था और उस मिश्रण में उन पेपर्स को डिप कर दिया जाता था। उनको निकालकर हाथी का दांत या पत्थर उन पे रगड़ा जाता था और रगड़ने के कारण एक तो उसमें शाइन आती थी, दूसरा वो ऐसे कई पेपर्स को डिप करते और उनको चिपका देते और जो फिर वो एक मोटा जो गत्ता तैयार होता उस टेक्निक को वसली बोला गया। ठीक है, और इसके बाद जो ये तो हमारा एक बेस तैयार हो गया। फिर जो पेंटिंग्स होती थी वो कई आर्टिस्ट मिलकर बनाते थे। ठीक है, ड्रॉ किसी और ने किया, फाइनल स्केच किसी और ने किया, कलर किसी और ने किया। ये उनकी जो विधि थी, पेंटिंग बनाने की विधि होती थी। फिर जो ब्रश होते थे वो ब्रश या तो जैसे गिलहरी के बालों से, घोड़े के बालों से, ऐसे बाल जो लेते थे उन बालों से, और जो पंख होती हैं उन पंख के पीछे वाले हिस्से पर उनको चिपका दिया जाता था, उनके अंदर डालकर चिपका दिया जाता था, जिससे वो ब्रश के रूप में यूज करते थे। और एक विशेषता यह भी है कि ज़्यादा बारीक जहाँ काम उनको करना होता था वो सिर्फ एक बाल का ब्रश का ही यूज करते थे ज़्यादातर पेंटिंग बनाने के लिए। ठीक है, इनकी हमारी काफ़ी पेंटिंग्स हैं, जैसे राधा है बनी ठनी, निहाल चंद ने बनाई है। आप इनकी डिटेल करोगे, डिटेल में आप सबसे पहले 2 हिस्से डिवाइड कर लोगे। डिवाइड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चित्रकार का नाम दोगे, पेंटिंग का नाम दोगे सबसे पहले। जैसे पेंटिंग हमारी राधा बनी ठनी, फिर आप बोलोगे इसका चित्रकार कौन है, निहाल चंद है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, 18वीं सेंचुरी है। संग्रहालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसका मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, वो आप बोलोगे वाटर कलर ऑन पेपर और टेम्परेरा टेक्निक, ये इसकी है। आपकी डिटेल देने की टेक्निक होती है। आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसका आप 2 हिस्से में डिवाइड कर लेते हो। जो अभी डिटेल मैंने बताई वो इसका ऊपर का हिस्सा है। बाकी का जो डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन जो होता है, वो कुछ एक पॉइंट आप ऊपर वाले लिखोगे। फिर आप उसकी जो सिचुएशन है, हमने जैसे पहले +1 में पढ़ा होगा कि हमने जो फंडामेंटल जो पढ़े थे उनके बेस पर जो हमारी लाइन है, कलर्स है, फॉर्म है, वैल्यू है, उनके आधार पर हम डिटेल करना शुरू करेंगे। अब जैसे सबसे पहले राधा है, खड़ी हुई है, सबसे पहले हम उसके फीचर्स ले लेंगे कि जो आंखें हैं कमल की तरह बनी हुई है, नाक है लंबी है, उसकी जो ठोड़ी है वो लंबी बनी हुई है, बाल जो है उनकी लटाई जो है गालों पर पड़ी हुई है, आंखें जो है वो कमल के आकार की बनी हुई है। कई जगह आपको जैसे मेवाड़ में मछली के जैसे मिलेंगी, किशनगढ़ में खंजन पक्षी की तरह मिलेंगी, लेकिन जो एक कॉमन विशेषता जो आती है वो एक कमल के फूल की तरह आती है। ठीक है, उसके बाद आप पहनावे पे आ जाओगे, फीचर्स के बाद पहनावे पे आ जाओगे कि उन्होंने कुर्ती पहनी है या लहंगा पहना है और ट्रांसपेरेंट पारदर्शी दुपट्टा ओढ़ा है, ताकि वो उनकी एक एक बाल या हाथ जो इनके वो है बॉडी स्ट्रक्चर है वो दिखाया जा सके। ठीक है, फिर आप जो राजस्थानी जो कला है इसको एक श्रृंगारिक कला भी बोला गया। श्रृंगारिक कला क्यों बोला गया है, यहाँ पे हर एक चीज को एक डेकोरेटिव तरीके से, अलंकृत तरीके से दिखाया गया है। जैसे राधा का जो फिगर है उसकी जो ज्वेलरी है वो गोल्डन या सिल्वर कलर से दिखाई गई है। ज्यादातर मोती जो होते हैं उनकी माला के या जो उनकी ज्वेलरी, उनके मोती दिखाने के लिए सफेद रंग का यूज किया गया है। ठीक है, उनका है उस पे एक बारीकी से डिजाइन किया गया है जिसको हम अलंकृत तरीके से बोलेंगे। ये हमारी है राधा की डिटेल। इसी तरह हमारी जो इसकी 6 पेंटिंग्स हैं जिनके नाम है मारू रागनी जो कि साहबुद्दीन ने बनाई है। उसके बाद है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जिसके जो चित्रकार है वो है उत्कल राम। उसके बाद है कृष्णा ऑफ स्विमिंग जिसका चित्रकार है नूरुद्दीन। ठीक है, उसके बाद है राधा निहाल चंद। उसके बाद है भरत का राम से मिलाप चित्रकूट में उसका है गुमान। ये हमारी पेंटिंग्स हैं। इसके बाद हमारी जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु आ जाती है। विषय वस्तु में ये है कि राजस्थान शैली में किस किस विषय पर चित्र बने हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता ही लग गया है कि सबसे जो ज्यादा चित्र बने वो राधा और कृष्ण के बने हैं। उसके बाद हम ले गए रामायण, महाभारत, गीत गोविंद। अब गीत गोविंद क्या है, वो भी कृष्ण और राधा की
लीलाएं हैं वो है, लेकिन गडरिये के रूप में, कृष्ण का एक रूप था गडरिये का रूप, और जो उसी जो रूप में जो लीलाएं हुई हैं उनको गीत गोविंद बोला गया है। फिर है रागनी, राग रागनियों के ऊपर चित्र बने हैं, महाभारत के ऊपर बने हैं, रामायण के ऊपर बने हैं। ये हमारी है विषय वस्तु। इसके बाद है हमारी विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या है, जैसे अभी पेंटिंग्स की डिटेल में बताया था कि जो नारी का जो रूप है उसको किस तरीके से बनाया गया है। नाक लंबी है, आंखें जो है कमल की तरह है, चिन्ह लंबी है, गर्दन लंबी बनाई गई है, छलहरी कमर बनाई गई है, फिगर को लंबा बनाया गया है। उसके बाद आप पहनावा पे आ जाओ कि जो नारी का जो है, स्त्री का जो पहनावा है वो है लहंगा, जो चोली और पारदर्शी दुपट्टा, और जो जेंट्स का जो पहनावा है वो हमारा पाजामा, धोती, कुर्ता, ठीक है, और पगड़ी, सिर पर पगड़ी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी विशेषताएं हैं उनमें है कि पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है, पशु पक्षियों का चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है, प्राकृतिक का हुआ है, नेचर स्टडी हुई है, शिकार के दृश्य बहुत बनाए गए हैं। उसके बाद गैदरिंग के जो इकट्ठे होने के जैसे राजसभा का चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद रात्रि के दृश्य बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर यूज किया है और चांद और सितारे बनाने के लिए सफेद रंग से बनाए गए हैं। नेचर स्टडी हुई है, इसमें प्राकृतिक दृश्य ज़्यादा बनाए गए हैं। पहाड़ी शैली की जो उत्पत्ति और विकास है वो 3 कलाओं के मिश्रण से हुआ है। पहली है जो हमारी गुजरात शैली, फिर एक है मुगल शैली और एक है राजस्थानी शैली। इन तीनों कलाओं के मिश्रण से पहाड़ी शैली की उत्पत्ति हुई है। राजस्थान शैली और मुगल शैली को साथ साथ की कला माना गया है, जबकि पहाड़ी कला और राजस्थान की कला में लगभग 200 वर्षों का अंतर माना गया है। उसके बाद जो है पहाड़ी शैली की जो उत्पत्ति है वो किन कारणों से हुई थी, वो हुई थी जो मुगल थे उनका लास्ट जो राजा था अकॉर्डिंग टू आर्ट वो औरंगजेब था, और औरंगजेब जो था उसने जो है कला, संगीत कला, ऐसी कलाओं से कोई लगाव नहीं था। जैसे ही वो राजा बना उसने उन चित्रकारों को वहां से निकाल दिया, और जो चित्रकार वहां से निकले उन्होंने पहाड़ी एरिया में शरण ले ली, जैसे जम्मू में, गुलेर में, कांगड़ा में, कुल्लू में, गढ़वाल में उन्होंने वहां शरण ले ली। और उनके शरण लेने के कारण एक तो वो उनकी कला हो गई, मुगल कला हो गई, और जो दूसरी थी वहां की जो लोक कला थी, उन दोनों कलाओं को मिश्रण करके एक नई कला बनाई जिसको पहाड़ी लघु चित्र शैली का नाम दिया गया। उसके बाद है हमारी जो 3 कलाएं थी, जो उनकी उप शैलियां थी वो थी बसोली, कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, ये जो थी उनमें से हम मुख्य 2 रूप की जो है डिटेल करते हैं। पहली जो है बसोली। अब जो बसोली है, बसोली को पहाड़ी कला का पालना माना जाता है। पालना क्योंकि शुरुआत वहां से हुई थी, और जो ये है बसोली जो है वो जम्मू कश्मीर में मानी जाती है। आज यह जम्मू के एरिया में आती है, बसोली जो जम्मू में आती है। पहले जो कला है वो पहले बसोली में आई और बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों में फैली, यानी कि पहाड़ी के दूसरे राज्यों में फैली। इसमें एक राजा है, राजा संग्रामपाल। अब जो राजा संग्रामपाल है वो वैष्णव धर्म का जो था अनुयायी था, लेकिन धीरे धीरे उसने शैववाद यानी कि शिव विष्णु भगवान के रूप को अपना लिया। इनके समय में जो पेंटिंग्स बनी थी पहले राधा और कृष्ण की बनी थी, और बाद में धीरे धीरे कृष्ण की जगह शिव को और राधा की जगह पार्वती का स्थान दे दिया गया। ये इनके चित्रों में विशेषताएं थी। उसके बाद लंदन के संग्रहालय में बसोली शैली का एक चित्र मिला है जो कि रसमंजरी का है, और उस रसमंजरी से प्रूफ मिलता है कि जो बसोली है वो बसोली शैली इस तरह की है। रसमंजरी से हमें पता लगता है, जो कि भानुदत्त द्वारा बनाई गई है। इसमें गहरी और सपाट रेखाओं का प्रयोग किया गया है, चमकीले लाल रंग का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं स्वर्ण कलर का भी प्रयोग किया गया है। इसमें जो है विष्णु के 10 अवतार, ठीक है, रामायण, महाभारत, नायक नायिका भेद, ये इनकी जो थी सब्जेक्ट मैटर रहा था, विषय वस्तु रही थी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट रहा है वो है कांगड़ा का। अब जो कांगड़ा है, कांगड़ा जो शैली है, उप शैली है
कांगड़ा। अब कांगड़ा में क्या है, जो गुलेर था पहाड़ी का, एक जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उसमें गुलेर था, पहाड़ी एरिया में हिमाचल में गुलेर। और जो गुलेर था उस पर मुगल का बहुत प्रभाव था। गुलेर में जो है चित्रकला काफी हद तक फेमस हुई और उनको ज्यादा संरक्षण मिला मुगल का। और जैसे ही मुगल का अंत हुआ, औरंगजेब आया, मुगल का अंत हुआ, तो उसके साथ ही गुलेर कला का भी अंत हो गया। और जो गुलेर के जो चित्रकार थे उन्होंने शरण ली कांगड़ा में जाकर राजा संसार जो थे, राजा संसार चंद के संरक्षण में उन्होंने ली। और जो उन्हीं से गुलेर के जो चित्रकार कांगड़ा में गए, वहां से कांगड़ा शैली की उत्पत्ति हुई और विकास जो हुआ है संसार चंद के समय में जाकर हुआ। अब इन्होंने क्या किया, एक तो इनकी जो कला आ रही थी, चली आ रही थी, वो मुगल की और राजस्थान की, प्लस इन्होंने क्या किया, जो प्राणहीन जो कला हो चुकी थी औरंगजेब की, मुगल की, राजस्थान की, जिनमें प्राण नहीं रहे थे, वो चली आ रही थी, परंपरा बन गई थी। फिर इन चित्रकारों ने पहाड़ी एरिया की सुंदरता से, प्रकृति से काफी प्रसन्न हुए, खुश हुए और उस कला को छोड़कर उन्होंने उस प्राकृतिक से रिलेटेड और अपने कुछ नए जो कल्पनाशील चित्र थे उनको मिक्स करके एक नई कला बनाई, जो कि कांगड़ा शैली में हुई है। जो राजा संसार चंद थे ये कला के महान संरक्षक थे और इन्होंने सभी चित्रकारों को आश्रय दिया और इनकी विषय वस्तु चयन में इनको फ्री छोड़ दिया कि आप जो चाहो वो चित्रित कर सकते हो। बाकी फिर जो है कांगड़ा में उनकी लोक कलाओं का भी मिश्रण हुआ था। इनकी कुछ जो है विषय वस्तु है वो रसमंजरी, राधा कृष्ण, प्राकृतिक दृश्य, शिव और पार्वती ऐसे रहे हैं जो इनकी विशेषताएं थी। उनमें स्पष्ट रेखाएं, कलर, रेड कलर, लाल रंग, हरा, पीला, बैगनी ये रंग यूज हुए हैं। कहीं कहीं सफेद रंग और गोल्डन कलर, सिल्वर कलर का भी यूज किया गया है। अब हम पहाड़ी शैली के जो कुछ पेंटिंग्स हैं उनके बारे में करेंगे। जैसे पहली जो पेंटिंग्स है वो है कृष्णा गोपियों के साथ, ठीक है। इसका जो चित्रकार है वो है मनकू और दूसरा है बसोली। इसकी जो उपशैली है वो है बसोली। हमारा नेक्स्ट जो चित्र है वो है भरत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए। इसका जो चित्रकार है वो अननोन है और इसकी उपशैली जो है वो है गुलेर। हमारा थर्ड जो पेंटिंग है वो है शिव का तांडव नृत्य और जिसका चित्रकार अज्ञात है और ये जो है चंबा शैली से है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है कृष्णा, जो नंद यशोदा कृष्ण के साथ वृंदावन जाते हुए। इनका जो चित्रकार है वो है नैनसुख और ये है कांगड़ा शैली से। और हमारी लास्ट जो पेंटिंग है वो है राधा और कृष्णा दर्पण में देखते हुए और इनका जो चित्रकार है वो अज्ञात है और ये गढ़वाल शैली से बिलोंग करते हैं। अब हम एक पेंटिंग की डिटेल कर लेते हैं। वो है हमारा भरत राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए, जो कि गुलेर शैली से है। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है। जब राम जो है वनवास जाते हैं, लक्ष्मण और सीता के साथ जब वनवास जाते हैं तो भरत उनके पीछे से जहाँ वो रह रहे हैं वनवास के समय, जहाँ उनका आवास का जो स्थान है वहां जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने भाई हमारे साथ चलो, अपना राज्य संभालो। और जो राम है वो मना कर देते हैं। तो उसके बाद भरत उनको जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी चरण पादुका दो और जब तक आप नहीं आओगे इन्हीं को मैं रखूंगा और इन्हीं की पूजा करूंगा और मैं एक साइड में राज्य को संभालूंगा, मेन आप ही रहोगे और जब भी आओगे उस राजगद्दी पर बैठोगे। तो जब वो चरण पादुका लेकर आ जाते हैं और उनको वही एक जो है आयताकार टेंट लगाते हैं और उनको बेड पे पिलो के सारे चरण पादुकाओं की रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब साथ में क्या है, एक जो उनका सेवक है वो ऐसे छाता टाइप में लेके खड़ा होता है, दूसरा सेवक है वो ऐसे कर रहा है और साथ में जो उनके और बाकी जो सेवक हैं वो तलवार भाले वगैरह लेकर एक जैसे नमस्कार जैसे करते हम देते हैं सलामी वगैरह, उस तरह से वो उस पोजीशन में खड़े हैं। कुछ म्यूजिशियन भी हैं और जो ये एक सारा जो क्रिएटिव जो सीन हो रहा है वो जंगल में हो रहा है जहाँ पर उनको जो है वनवास दिया गया था, यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जो कलर स्कीम रही है वो ज्यादातर ग्रीनरी दिखाई गई है क्योंकि जंगल का सीन था, वनवास का समय था, तो ज्यादातर ग्रीन कलर का यूज हुआ है, ब्राउन का, येलो का, रेड का और ग्रीन का। ये जो हमारे कलर्स हैं इनका
का यूज हुआ है। लाइन बहुत ही स्मूथ बनाई गई है। ज्यादातर जो है हमारे साइड फेस, जिनको हम एक चश्म चेहरे या सवा चश्म चेहरे बोलते हैं, वो बनाए गए हैं। प्रकृति को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। जहाँ अभी मैंने बताया था कि जो कुछ मुगल इफेक्ट आया है, कुछ गुजरात का, कुछ राजस्थान का, तो इसमें जो पहाड़ी का जो लोकेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक है उसको बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। इसमें और जो है भरत है वो उन चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए दिखाए गए हैं। सबका जो फेस है वो उन चरण पादुकाओं की तरफ दिखाया हुआ है। अब जो एरिया है जिसमें उन्होंने ये सब सीन जो क्रिएट कर रखा है वो एक आयताकार है, लेकिन जो उन चरण पादुकाओं के ऊपर जो स्पेस बना रखा है वो एक वर्गाकार शेप में बनाया हुआ है, जिसको व्हाइट कलर में दिखाया गया है। हमारे +2 के चैप्टर में 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जो हमारा 4 यूनिट का पार्ट है उसमें हमारे 5 पॉइंट आते हैं मेन। 5 में एक तो है हमारा ये भारतीय कला में नया युग, एक है बंगाल शैली की उत्पत्ति विकास, फिर है बंगाल शैली की विशेषताएं और चित्र, और एक है भारतीय चित्रकारों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है। ये हमारे मेन पॉइंट है 4th यूनिट के, जिसमें से आज हम पहला पॉइंट ये फिलहाल कर लेते हैं कि भारतीय कला में नया युग। अब इसमें क्या है कि 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, जब 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग एंटर कर चुके थे, ठीक है, और अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने भारतीय कलाकार यानी कि भारतीय जो लोग थे, पढ़े लिखे लोग जिनको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती थी या पढ़े लिखे थे, उनके दिमाग में ये चीज घुसा दी थी कि भारतीय कला में कामुकता के अलावा कुछ नहीं है। मतलब इनकी ना कोई परंपरा है, ना कोई संस्कृति है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो उनको ये बोलने पर और ये समझने पर या मजबूर करने लगे थे कि जो कुछ है वो हमारा ही है, हमारी एजुकेशन फॉलो करो, हमारी परंपराएं फॉलो करो, हमारे संस्कार फॉलो करो, जो भी है मतलब हमें करो। तो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो ये चीज है कि उस समय जो है सबसे ज्यादा ये जो चीज है कि क्या नहीं है, क्या है, संस्कार क्या है, ये नहीं है, जब ये लोगों में बढ़ने लगा था, यानी कि धीरे धीरे अपने भारतीय लोग भी अंग्रेजों पर ही विश्वास करने लगे थे कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। और ये सब चीजें किस समय ज्यादा बढ़ी, जब हमारे इस समय में 9वीं शताब्दी में जब जो महारानी विक्टोरिया का जब शासन चल रहा था, महारानी विक्टोरिया जब शासन कर रही थी, उस समय इसके शासन काल में हमारे जो गॉडेस है, भगवान है, उनकी पेंटिंग के साथ भी छेड़खानी यानी कि खिलवाड़ होने लगा था। उसमें क्या चीज था कि भगवान शिव को जब बनाया जाने लगा, ठीक है, हम जब भगवान शिव को बनाते हैं तो उनकी एक अलग पोजीशन होती है, उनके कपड़े की जो सेंस होती है अलग होती है, सांप होता है या चांद होता है या जो भी है, उनकी अलग सिचुएशन दिखाई जाती है। लेकिन इसके शासनकाल में शिव भगवान को यूरोपियन वस्त्र में दिखाया गया। और दूसरा, जब उन्होंने कृष्ण भगवान को जब बनाया तो कृष्ण भगवान नॉर्मली जैसे गाय चराते हुए, भेड़े चराते हुए, खेलते हुए, ऐसी एक्टिविटी में हम लोग दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक गेम होता है फिटन, यूरोपियन गेम होता है फिटन, और उन्होंने कृष्ण भगवान को फिटन खेलते हुए दिखाया है, फिटन खेलते हुए दिखाया है। अब ये जो चीजें थी, यानी कि जब हमारे भारतीय लोग ये देख रहे थे कि हमारे ही भगवानों को वो किस रूप में दिखा रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में तो अपने संस्कार थोड़े से तो यूं उभरेंगे कि नहीं ये चीज तो गलत है, कि हमारे इनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब हमारे ही चित्रकारों ने, यानी कि हर एक ने अपने अपने कदम उठाए, कवियों ने अलग उठाए, ठीक है, लेखकों ने अलग उठाए, तो चित्रकारों ने भी अपने कदम उठाए। और किन किन ने नया युग लाने के लिए अपना पहला कदम उठाया था, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्रनाथ टैगोर का और नंदलाल बोस का। ऐसे ही कई और चित्रकार भी हैं जिन्होंने भारतीय कला में नया युग लाने के लिए अपने जो है सफल प्रयास किए और कहीं हद तक वो सफल भी हुए। हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है बंगाल चित्र शैली।
बंगाल चित्र शैली में हमारे कई पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया उत्पत्ति विकास, फिर हो जाएगा विशेषताएं, फिर हो जाएगा विषय वस्तु क्या है, और उसके बाद ये है कि इनके चित्रकार के नाम जो उनके डिटेल। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं उत्पत्ति और विकास से कि इसका उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। जब मुगल थे या मुगल का अंत हो रहा था, औरंगजेब का अंत हो रहा था, उनकी जो थी मुगल शैली का जब अंत हो रहा था, उसी समय अंग्रेज जो थे, अंग्रेज आ चुके थे, एंटर कर चुके थे। और अंग्रेज किस लिए आए थे कि उनको यहाँ पर व्यापार करना था, इसलिए यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुगल में स्टार्टिंग में ही शाहजहां से, औरंगजेब से परमिशन ली थी यहाँ कंपनी खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन औरंगजेब के काल में उन्होंने अपनी या उनके बाद यूँ लगा लो, जो मुगल का एंड जो राजा था उससे परमिशन ले ली थी, और उन्होंने 1805 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इस समय क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी में, और इस मुगल काल के दौरान, अब मुगल काल में जब उनका एंड हो रहा था, उनके शासन का अंत हो रहा था, उस समय भारत में ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरे भारत पर राज कर सके। तो इस चीज का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। अब इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वो राजा थे तो पूरे भारत पर राज्य करते थे, और उन्होंने मुगल का जो अंत हुआ तो छोटे छोटे जो उनके राज्य थे, शासक थे, मंत्री थे, सूबेदार थे, जो भी थे, उन्होंने भारत को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और अपना अपना जो है राज्य बना लिया, यानी कि अपना अपना अधिकार उस पर जमा लिया। अब जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर ये लोग आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, और यहाँ पर थोड़ी सी फूट डालो और राज करो वाली जो नीति है वो उन्होंने अपनाई, और उन्हीं को छोटे छोटे राज्य को पहले व्यापार किया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, और फिर उन्हीं छोटे छोटे राज्य पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो है अंग्रेजों की ये चीज आगे कि उन्होंने धीरे धीरे अपने यहाँ पर भारत पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बंगाल स्कूल की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसमें ये हुआ कि जब अंग्रेजों ने अपना राज्य जमा लिया, उन्होंने मतलब सबको फील करवा दिया कि भारतीयों की कोई कला नहीं है, संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, या कोई एजुकेशन नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी शिक्षा देना, यानी कि अपनी टेक्निक सिखाना, अपनी लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश सिखाना जो है शुरू कर दी। और ज़्यादातर पढ़े लिखे भारतीयों के दिमाग में ये बात आ भी गई कि हाँ, अपने भारत की कोई संस्कृति नहीं है, परंपरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे ही कई कलाकारों ने इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए कि हमारी भी, वो कहते हैं कि परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। तो अब बात ये हुई कि अंग्रेजों की जो सोच है वो और भारतीय कलाकारों की संस्कार और परंपरा का टकराव जो होना है वो तो जायज़ था, और जो टकराव का जो नतीजा निकला वही बंगाल शैली हमारी निकली। अब इसमें क्या हुआ कि बंगाल स्कूल में इस दौरान अंग्रेजों ने क्या किया कि वो लोग पेंटिंग बनवाते थे। ठीक है, तो पेंटिंग बनवाने के लिए वो लोग जैसे मान लो बाहर से किसी चित्रकार को बुलाते हैं, अपने यूरोप से बुलाते हैं, उनको पैसा भी देते, घर भी देते, कपड़ा भी देते। ठीक है, तो उनका जो थोड़ा कॉस्टली हो जाता, तो उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना हम भारतीय कलाकारों में ही जो है अपनी यूरोपियन जो स्टाइल है आर्ट का वो डाल दें, तो हमें जो है मन चाहे उसमें वो बना देंगे। जैसे रहने के लिए घर भी है इनके पास, कपड़े भी नहीं देने पड़ेंगे, जितने पैसे देंगे उतने पैसे में काम चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय में बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में 3 जगह कॉलेज उन्होंने ओपन करवाए। जैसे ये 1850 में करवाया था, ये 1854 में करवाया था, और ये शायद 1856 या 58 दोनों में से कोई भी हो सकता है में करवाई थी इनकी शुरुआत। तो ये इन्होंने कॉलेज बनवाए इसे इनसे। लेकिन इसमें जो उन्होंने, उनका जो हेड आया, प्रिंसिपल आया, सबसे पहले जो एक हमारे इसमें आर्ट में नाम आता है E.B. हैवेल का। ठीक है, E.B. हैवेल, ये जो है थे तो अंग्रेज आर्टिस्ट, लेकिन
इनको जब यहाँ कलकत्ता में प्रिंसिपल बनाया गया तो इन्होंने ये माना कि भारत में भी जो है संस्कृति है, परंपरा है, चित्रकला है। इन्होंने अजंता, बाघ, एलोरा जितनी भी अपनी गुफाएं हैं या जितने अपने राजस्थानी के जो चित्र हैं, मुगल के जो हैं, वो इन्होंने देखे तो इन्होंने माना कि नहीं, भारत में भी सब कुछ है, संस्कार है, कितनी अच्छी चित्रकला है, शायद अजंता में लाइव ड्राइंग जितनी अच्छी है पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने जो इनके स्टूडेंट बने यहाँ भारतीय कलाकारों के जो स्टूडेंट में उनमें जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्रनाथ का और डीपी राय चौधरी का, कई का जो है शैलेंद्र डे का नाम आता है। तो उसमें इन्होंने अपने ही जो स्टूडेंट से ईवी हवेल ने जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर से कहा कि आप जो है अजंता की, बाघ की या मुगल शैली की, राजस्थानी शैली की जो है स्टडी करो तो आपको अपने आप मतलब आ जाएगा और आएगा कि ये भी पता लगेगा कि क्या संस्कार है, परंपरा है और आपकी जो कला है, आर्ट जो उसमें भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बड़े ईवी हवेल के बाद जिसका नाम आता है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो उनके बाद जैसे ही वो उनकी अजंता की, बाघ की पेंटिंग्स की जो डिटेल करके आए या देख कर आए, उसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज का उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब उनके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा जो डिटेल है मतलब करने के बाद, स्टडी करने के बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में जो इनकी कला दीर्घाएं बनी थी, यानी कि जो इन्होंने गैलरीज बनाई थी या इनके विद्यालय में, कॉलेज में, विद्यालय में जो इनकी गैलरीज बनी हुई थी, उनमें सारी पेंटिंग्स जो है वो यूरोपियन लगी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, जितनी भी यूरोपियन पेंटिंग्स के चित्रों के जो नमूने थे उनको भेज दिया और उनकी जगह विद्यालय में हमारी संस्कृति के यानी कि भारतीय विषयों पर लिए हुए जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र इन्होंने अपनी विद्यालय की कला दीर्घाओं में लगा दिए थे। ठीक है, उसके बाद इन्हीं ग्रुप्स ने यानी कि इन्हीं कॉलेज के मेंबर्स ने, स्कूल के मेंबर्स ने 1907 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एक ग्रुप की जो है स्थापना की सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये है। इस ओरिएंटल आर्ट के जो मेन जो थे जिन्होंने ग्रुप बनाया था वो थे ईवी हैवेल और गगनेंद्रनाथ ठाकुर। गगनेंद्रनाथ जो थे वो और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, टैगोर भी बोल सकते हैं इनको। और जो इनके सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो संचालक थे वो थे लॉर्ड किचनर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपनी सोसाइटी ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया इसलिए बनाया था कि जो भारतीय जो कला है उसको और आगे बढ़ाने के लिए और जो उभरते हुए जो चित्रकार है उनको हेल्प करने के लिए जो इन्होंने ग्रुप बनाया था। उसके बाद 1908 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन की एक लेडी थी, लेडी हेरिंगम, भारत आई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन की लेडी हेरिंगम भारत आई थी और उन्होंने जब वो इनसे मिली, यहाँ ईवी हैवेल से, अवनींद्रनाथ टैगोर से, गगनेंद्रनाथ टैगोर से जब मिली तो वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग मुझे नमूने मतलब कि जो है प्रतिलिपियां यानी कि कॉपी वर्क अजंता का और बाघ का बनाओ। तो इन्होंने वो जो कॉपी वर्क है लेडी हेरिंगम ने अपने रविंद्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से, कईयों से जो है अजंता के और एलोरा की जो प्रतिलिपियां तैयार करवाई और बाद में इनको लंदन में ही एक एग्जीबिशन भी लगवाई जिसमें इनके काम को यानी कि भारतीय कलाकारों के काम को काफी सराहा गया, अपनाया गया, माना गया कि हाँ भारत की संस्कृति भी कुछ है। उसके बाद जहां इन्होंने इनकी एग्जीबिशन लगाई थी जिनमें कला दीर्घाओं में, वहां आग लगने के कारण वो जो सारी प्रतिलिपियां हैं वो जल गई थी। तो उसके कोई प्रूफ नहीं मिलते कि वहां पे ऐसा कुछ था, लेकिन बताया जाता है। उसके बाद इनमें जो है आर्टिस्ट में नाम आते हैं कि जैसे सबसे पहले वैसे तो नाम आता है राजा रवि वर्मा का नाम भी आता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यूरोपीय कला शैली का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी कि ऑयल कलर जो सबसे ज़्यादा पहले है राजा रवि वर्मा ने शुरू किए थे। लेकिन इस
शैली में, बंगाल शैली में एक सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि यहाँ एक नई टेक्निक का जन्म हुआ था जिसको वॉश कहते हैं, वॉश टेक्निक कहते हैं, उसका जन्म हुआ था। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने मतलब भारत में जो जापानीज कलाकार आए थे, आर्टिस्ट आए थे भारत में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो उन दो आर्टिस्टों से, जापान के आर्टिस्टों से इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो है वाटर कलर सीखे। यानी कि यहाँ जो एक नई कला वॉश टेक्निक जो अपनाई थी वो भारतीय कला प्लस, यानी कि भारतीय शैली प्लस जो है जापानी कला या चीन की, इन दोनों कलाओं का जो मिश्रण है वो वॉश टेक्निक बना। तो ये इस बंगाल शैली की जान लगा लो या एक नई टेक्निक लगा लो, जो भी है, बंगाल जो चित्रकार है उन्हीं की ये उत्पत्ति मानी जाती है, वॉश टेक्निक जो इन्होंने बनाई थी। अब इनमें कई आर्टिस्टों का नाम आता है जिन्होंने अपने जो है मरते दम तक इस बंगाल शैली को आगे बढ़ाया था। इनमें जैसे मेन नाम आते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का, रविंद्रनाथ टैगोर का, गगनेंद्रनाथ का, यामिनी रॉय का, डीपी राय चौधरी का, शैलेंद्र डे का, सत्येंद्र का, ठीक है, काफी नाम आते हैं। उसके बाद इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है सबसे ज्यादा ईवी हेवेल और दूसरा नाम आता है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, यानी कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और ईवी हेवेल ने दोनों ने मिलकर पूरी कोशिश की थी कि हमारे जो चित्रकार थे उनकी जो ये जो है एग्जीबिशंस है आउट ऑफ इंडिया लगभग पूरा योगदान दिया था। उसके बाद जो लेडी हेरिंगम है, थर्ड नंबर पे इनका नाम आता है कि लेडी हेरिंगम ने भी अपनी ही कला को बहुत सराहा था, जिनके कारण इन्होंने अपने लंदन में एग्जीबिशंस लगवाई थी। और इस बंगाल शैली का जो अंत माना जाता है वो 1951 में माना जाता है, क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर का 1951 में अंत हो गया था, यानी कि वो एक्सपायर हो गए थे और उनके बाद ही कला का यानी कि बंगाल शैली का जो है अंत माना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th यूनिट का वो है बंगाल शैली के चित्र। अब इसमें जो है हमारे मेन जो है 5 ही चित्र है, पेंटिंग्स है। पहला जो है वो है यात्रा का अंत जिसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। सेकंड है मिट्टी के जोतकर, जिस नंदलाल बोस ने बनाई थी। उसके बाद है रासलीला, ये सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने बनाई थी। नेक्स्ट है मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाई थी। और लास्ट हमारी है राधिका, जो कि मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाई थी। अब आपकी ये जो मेन पेंटिंग है, इनमें से आपकी मैं जो है एक डिटेल बता देती हूँ आपको कैसे करनी है, यानी कि पेपर में अटेम्प्ट इसको कैसे करना है जिससे आपके जो है मार्क्स अच्छा जाएंगे। आपको जो पेंटिंग है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करनी है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसे आप सबसे पहले लिखोगे कि जो आपका नाम है, नाम में मीन्स पेंटिंग का जो नाम है यात्राकार, उसके बाद आप लिखोगे चित्रकार, फिर आपका जो चित्रकार का नाम है वो लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे जैसे काल या समय, ठीक है, समय। यानी कि ये जो सब की सब आपकी जो पेंटिंग्स है ये 20th सेंचुरी की है और नॉर्मल अगर माना जाए तो ये जैसे 90 से लेकर नियर अबाउट इतने के बीच की है लगभग, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपसे गैलरी पूछी जाए, गैलरी तो सारी जो पेंटिंग है वो नेशनल गैलरी की है, दिल्ली की बनाई हुई है, दिल्ली में रखी हुई है। उसके बाद आपसे मीडियम पूछा जाएगा, मीडियम इसका है आप जैसे टेम्परेचर टेक्निक ऑन पेपर, ठीक है, बनाए हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा जिसमें आप अलग अलग पॉइंट बताओगे। ये जैसे आपका मान लो 2 मार्क्स का हो गया या 2.5 का हो गया, तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो आपका जो है 3 मार्क्स का हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, विवरण करनी है, डिटेल करनी है। अब डिटेल क्या करनी है, सबसे पहले जो आप लाइन लिखोगे उस लाइन में आपको यही लिखना है कि यात्रा का जो अंत जो चित्र है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अवनींद्रनाथ टैगोर का दे देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जैसे अवनींद्रनाथ का जो जन्म है वो जोड़ासांको गांव में हुआ है, और इनको जैसे हमारे भारतीय इतिहास में, राजनीति में महात्मा गांधी का जो स्थान माना जाता है, वही स्थान कला के आंदोलन में अवनींद्रनाथ टैगोर का माना जाता है। इसके बाद आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे, फिर आप ये बताओगे कि जो यात्रा का अंत है इसमें जो चित्रकार है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये है कि जो यात्रा का अंत है इसमें एक ऊंट को यानी कि कैमल को दिखाया हुआ है, यानी कि जिसमें उसकी जितना वो झेल सकता है उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर रखा गया है। और शाम का समय दिखाया गया है, जिसको ज्यादातर यूं लगा लो लाल, भूरे और पीले रंग में दिखाया गया है। जो ऊंट है उसके आगे के जो घुटने हैं वो फोल्ड हो रखे हैं, पीछे के उठे हुए हैं, गर्दन जो है वो ऊपर की तरफ है। ये जो सारी सिचुएशन वो आपको बतानी है। हमारा क्या है, आपको 2-3 मेन पॉइंट हैं जो आपको पेंटिंग्स में बताने होते हैं। सबसे पहले ये कि पेंटिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा है, यार मान लो किसी में पेड़ पौधे दिखा रखे हैं वो बताना है, घर दिखा रखे हैं वो बताना है, या फ्लैट है तो आपको बताना है कि डार्क बैकग्राउंड में ब्लैक डार्क है या ब्राउन डार्क है, डार्क कलर है। फिर आपका होता है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड मीन्स आगे का हिस्सा, चित्र का आगे का हिस्सा क्या है, उसमें जो आगे आपको दिखता है वो बताना पड़ता है। और जो आपका मिडल जो ग्राउंड होता है, मिडल पॉइंट जो होता है वो आपकी मेन जो पॉइंट होता है वो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हो या बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हो या फोरग्राउंड से स्टार्ट करते हो। आपको तीनों जो हिस्से होते हैं पेंटिंग्स के वो आपको कवर करने होते हैं। तो यानी कि हम इसमें ये ले लेते हैं कि जो हमारा सेंटर पॉइंट जो है उसमें एक ऊंट दिखाया हुआ है, ठीक है। उसकी सिचुएशन, जो भी पेंटिंग्स होती है उनमें एक स्टोरी टाइप होती है, स्टोरी होती है, और वही स्टोरी आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बतानी होती है। जैसे हमने +1 में पढ़ा था कि एलिमेंट्स होते हैं, आर्ट के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे कलर, टोन, टेक्सचर, कोड, जो भी हमारे पॉइंट होते हैं, स्पेस होता है, जैसे अंतराल, स्पेस अंतराल होता है, फॉर्म होती है। यही जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू हमें जो है अपने पेंटिंग्स की डिटेल करनी होती है। तो सबसे पहले जैसे एक स्टोरी ले लेते हैं कि इसमें ऊंट जो दिखाया हुआ है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है चित्रकार। तो इसमें चित्रकार ने जो दर्द महसूस किया है पशुओं के प्रति, कि वो कितना बोझ ढोते हैं, उसके बाद भी वो जो है ईमानदार रहते हैं अपने मालिक के प्रति। तो इसमें यही है कि जो ऊंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रखा हुआ है, एक लद्दू जो जानवर होता है वो दिखाया हुआ है। और उसके बावजूद जैसे जैसे शाम ढल रही है, ऐसे लग रहा है कि उसी शाम के अंत के साथ ही जो जानवर है उसका अंत भी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो ऊंट है वो ऐसे दिखाया हुआ है कि वो फिर दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे अपने मालिक का सामान तो उनके स्थान तक पहुंचाना ही है। तो ये जो सिचुएशन ये कैसे दिखाई है कि आगे के जो घुटने हैं वो फोल्ड हो रखे हैं, ठीक है, गर्दन उठी हुई है ऊपर की तरफ कि वो उठने के लिए है। इसमें शाम का जो रंग है वो दिखाने के लिए डार्क कलर का यूज किया है। दुख और वेदना को जैसे हम डार्क कलर में ही दिखाते हैं, ब्राइट कलर में नहीं दिखाते, डल कलर में दिखाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ब्राउन और रेड कलर का यूज किया हुआ है, ताकि जो दर्द और जो वेदना जो आर्टिस्ट, चित्रकार और जो पशु महसूस कर रहा है वो हम जैसों तक डायरेक्ट पहुंच सके। उसके बाद ये है कि वो जो जानवर है वो आशा लिए हो कि नहीं, मुझे अपने लाइफ के अंत से पहले ही जो अपना सामान है वो आगे तक पहुंचाना है, यानी कि वो अपने मालिक के प्रति जो है वो वफादार है। इसमें जैसे हमने सिचुएशन बता दी, फॉर्म बता दी, अब जैसे हमने इसके कलर्स बता देते हैं कि इसमें डार्क कलर यूज किए हुए हैं, गाढ़े रंग जैसे बोलते हैं, गाढ़े रंग, लाल, भूरे और पीले रंग का ज़्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड है वो जो बहुत ज़्यादा डार्क, शाम का समय दिखाने के लिए डार्क बनाया हुआ है, ठीक है। और जीवन की यात्रा जो है यूँ लगा लो, दिन के समय के साथ ही ऐसे लग रहा है जैसे कि ऊंट के यानी कि उस जानवर के जीवन का अंत भी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 4th यूनिट का वो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास।
अब सबसे पहले बात ये आती है कि भारत के लिए या किसी भी देश के लिए ध्वज क्या मायने रखता है। एक समय आता है जब किसी का वंश, कुल या जो भी राजा होता है उसका अंत हो जाता है, लेकिन उसके देश की या जगह की या राज्य की जो भी है पहचान के लिए कुछ ना कुछ प्रतीक होता है। तो हर देश का एक जो पहचान बनाई गई है वो है ध्वज, झंडा। यानी कि हमारा जो फ्लैग है वो उसमें भी एक हिस्ट्री है कि वो कैसे बना, कहाँ कहाँ से गुजरा, क्या क्या उसके साथ हुआ, और जो हमारा फाइनल जो है जिसे हम तिरंगा कहते हैं वो कैसे बना। तो सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम इससे करते हैं। ये जो हमारा ये फर्स्ट ध्वज था जिसको 7 अगस्त 1906 में बनाया गया था। अब इस ध्वज में क्या था, इसमें जो ये ऊपर वाली पट्टी है इसको ग्रीन कलर का रखा गया, बीच वाले को येलो कलर का रखा गया, और जो सबसे नीचे वाले जो है इसको रेड कलर का रखा गया। अब इसकी पहचान ये है, सबसे ऊपर इसकी जो है ग्रीन कलर की पट्टी में 8 कमल के फूल बनाए गए, बीच में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा गया, और जो तिरंगे में जो है राइट साइड एक जो सूरज बनाया गया और लेफ्ट साइड में जो है एक चांद और तारा बनाया गया, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7 अगस्त 1906 में ये बनाया गया। और ये सबसे पहले फहराया कहाँ गया था, ग्रीन पार्क कलकत्ता में ये फहराया गया था। इसके बाद जो हमारा दूसरा फ्लैग है, यानी कि इसको कन्वर्ट करके ऐसा बनाया गया। अब इसमें क्या है कि ये कब बना, 1921 में, ठीक है, और कैसे बना, क्यों बना। अब ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी जी जो है, कांग्रेस पार्टी की जो भागदौड़ थी वो महात्मा गांधी जी के हाथों में थी, और उस समय एक दिल जो है विजयवाड़ा अधिवेशन के आंध्र प्रदेश के युवक हैं पिंगले ने एक झंडा तैयार किया, एक फ्लैग तैयार किया। उसमें उसने क्या किया, सिर्फ 2 ही कलर रखे तिरंगे में, वो थे रेड और ग्रीन, ठीक है, और वो जो तिरंगा है वो बनाकर महात्मा गांधी जी के हाथों में दे दिया। अब उसमें क्या है, महात्मा गांधी जी को बहुत अच्छा लगा, पूछा ये 2 कलर कैसे। उन्होंने कहा एक हिंदुओं के लिए एक कलर जो है हिंदुओं का प्रतीक है और दूसरा जो है वो मुसलमानों का प्रतीक है। फिर गांधी जी ने कहा उसको कि इसमें एक सफेद रंग और डालो जो कि बचे हुए समुदायों का जो है प्रतीक बने, और एक जो है प्रगति का प्रतीक बने। इसलिए उन्होंने बीच में जो है ये चरखा डलवाया, और ये जो चरखा है ये इन्होंने ब्लू कलर का डलवाया, और यहाँ जो ये चीज है देवनागरी लिपि में वंदे मातरम, चांद, सितारे और जो ये फूल है ये भी डार्क ब्लू कलर में बनाए गए हैं। इसमें क्या है, सबसे ऊपर उन्होंने व्हाइट कलर रखा था, बीच में ग्रीन कलर रखा था और नीचे रेड कलर रखा था, ये इन्होंने बनाए थे, ठीक है। ये गांधी जी के जो है अंडर में बनाया गया था। फिर जो नेक्स्ट और जो हमारा फाइनल जो तिरंगा है, यानी कि हम जिसे तिरंगा कहते हैं, वो बनाया गया जिसमें सबसे ऊपर जो है भारतीय केसरिया रंग रखा गया, बीच में सफेद रखा गया और नीचे जो है वो ग्रीन कलर रखा गया। अब इसमें क्या है कि इसमें जो चरखे की जगह जो ये चक्र लिया गया है, प्रगति का जो प्रतीक चक्र लिया गया है, इसमें क्या है 24 घंटे यानी कि प्रगति काम करने के प्रतीक का है। इसमें बोला गया है कि जो हमारा जो रेड कलर है वो एक समुदाय को प्रतीक करता है, ग्रीन एक को करता है, बाकी बचे हुए को व्हाइट करता है। और जो ये चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ में जो अशोक द्वारा बनाया गया जो शीश स्तंभ है उसके जैसा ये अशोक चक्र लगता है, वहां से लिया गया है। अब इसमें क्या है, ये जो चक्र है ये प्रगति का प्रतीक है। तीनों आपके सिलेबस में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आएगा कि स्टेप बाय स्टेप तीनों जो फ्लैग है उनकी डिटेल बताओ कि स्टार्टिंग टू एंड हमारा जो फ्लैग है वो कैसे बना। तो आपको यही चीज जो मैं बता रही हूँ, यही चीज फर्स्ट और सेकंड और फिर थर्ड स्टेप बाय स्टेप आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन ये कम ही होता है कि रेयर होता है कि ये पूछे आपसे तीनों। ज्यादातर जो थर्ड फ्लैग है इसके बारे में ही पूछा जाता है आपसे, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे जो हमारा तिरंगा है वो कब बना, कैसे बना, या फिर एक
जो रंग है उनके क्या क्या मतलब है या मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जो भारतीय केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद जो सफेद रंग है वो सफेद रंग सच्चाई और शांति का प्रतीक है। हरा, भारतीय हरा जो रंग है वो विश्वास और शौर्य का प्रतीक है। कई बच्चे हरियाली का प्रतीक भी बताते हैं इसको। उसके बाद कई बार अनुपात पूछा जाता है कि जो हमारे फ्लैग की जो ये लंबाई और जो ये चौड़ाई बनाई गई है इसका अनुपात यानी कि रेशियो जो पूछते हैं वो कितना है, तो वो आता है 2:3, ठीक है। ये हमारा आर्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही, कई बार जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा जो एग्जाम होते हैं उनमें जो कॉमन है, जैसे ये रेशियो हो गया, अनुपात हो गया, या ये कलर्स के मीनिंग हो गए हैं, या ये कब बना था, तीनों फ्लैग की जो है डेट पूछ ली जाती है। और जो चक्र है वो कहाँ से लिया था, या जो सेकंड फ्लैग में जो चरखा डाला गया था वो किसके कहने से डाला गया था, या ये किन किन समुदायों का प्रतीक है, वो ये पूछा जा सकता है। हमारा 3rd यूनिट का लास्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय कलाकारों का जो योगदान रहा था वो। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो हमारी जो संस्कृति या जैसे हमारी प्रागैतिहासिक काल, अजंता एलोरा, या जो जैन शैली, पाल शैली जो चली आ रही थी वो कुछ समय के बाद जैसे मुस्लिम लोगों की एंट्री हुई थी तो वो थोड़ी धीरे धीरे खत्म हो गई थी। उसी तरह जो हमारी राजस्थानी शैली है, मुगल शैली है, या पहाड़ी है, दक्षिण है, जो भी है, वो जब 1857 की क्रांति जब हुई थी, 1857 की क्रांति का जो गदर हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेजों के जो प्रभाव है पड़ने लगे थे, और हमारी जो कला है, संस्कृति है, मुगल की, दक्षिण की, पहाड़ी की, वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। और हमारी कला पर, भारतीयता पर, भारत पर सबका अंग्रेजों का जो है प्रभाव आ गया था। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा बहुत सारे दुष्प्रचारक थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो मेन है वो है लॉर्ड मैकेले। लॉर्ड मैकेले ने, ये एक ऐसा इंसान है जिसने भारतीयता की ऊपर एक क्वेश्चन चिन्ह लगा दिया था, और यहाँ तक बोल दिया था कि जो भारत की ललित कला है वो नहीं है, और न ही उसको चित्रकार सीख सकते हैं। और जो कल मैंने 3 कॉलेज बताए थे, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, उनमें से कलकत्ता के प्रिंसिपल तो थे ईवी हैगन, और बाकी 2 जो कॉलेज बचे थे उनके ये प्रिंसिपल थे लॉर्ड मैकेले, ठीक है। यही वो इंसान थे जिसने भारतीय पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो तैयार किया था, और भारत के जो दंड संहिता होती है यानी कि किसको किसकी सजा पे कितना दंड मिलना चाहिए, ये भारतीय जो दंड संहिता है ये भी किसने, लॉर्ड मैकेले ने ही शुरू की थी। उसके बाद इसने धीरे धीरे लोगों के मन में ये चीज़ भर दी थी कि ललित कला नहीं है, यहाँ के लोगों में नहीं आती उनको। और 1850 से लेकर 1900 के बीच तक भारतीयों को उनकी ही चीज के लिए जो है तिरस्कार दृष्टि से देखने लगे थे, लोग जो है तिरस्कार दृष्टि से देखने लगे थे। यहाँ तक कि जो भारत के देवी देवता होते हैं या हमारे जो कुल देवता होते हैं उनको राक्षस के रूप में मानने लगे थे। ये सब किसके कारण हुआ था, लॉर्ड मैकेले के कारण, कि उन्होंने ही भारतीयों के मन में ये भर दिया था कि उनको ही लोग, मतलब अंग्रेज भी, और जो वो भारतीय लोग जो अंग्रेजी पढ़ लिख गए थे और अंग्रेजों के साथ उनके अकॉर्डिंग चलने लगे थे, वो भारतीय चीज जो होती थी उनको तिरस्कार दृष्टि से देखते थे और देवी देवता को राक्षस समझते थे। उस संकट की घड़ी में, यानी कि जब ये सिचुएशन चल रही थी, उस संकट की घड़ी में हमारे जो चित्रकार थे उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक कोशिश की कि उनमें जो है हमारी आर्ट में जो है यानी कि ललित कला जो है हमारे अंदर, और हम और सीख भी सकते हैं। तो ये जो संकट की घड़ी थी, इस संकट की घड़ी में 1905 में जो बंगाल विभाजन हो रहा था, अंग्रेजों ने जैसे बंगाल विभाजन कर रहे थे, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ
एक कदम उठाया, जिसको ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति भारतीय कलाकारों का योगदान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ शुरुआत हो गई थी, वो डिवाइड करने लगे थे। उसके बाद इन्होंने, मतलब ये जो विभाजन हुआ, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से एकजुट होकर बांध दिया जाए पूरे भारत को। तो 1907 ईस्वी में, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर गगनेंद्र नाथ टैगोर ने और E.V. हेवल ने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। और इनके कुछ रूल थे, उसमें एक तो ये था कि ये हर साल एक एग्जीबिशन लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, और इनकी प्रदर्शनी की और पेंटिंग्स की जो फोटो होती थी वो प्रवासी और मॉडर्न व्यू नाम की दो पत्रिकाएं निकाली जाती थी। प्रवासी और मॉडर्न व्यू नाम की दो पत्रिकाएं निकाली जाती थी, जिन पत्रिकाओं में जो एग्जीबिशंस होती थी या पेंटिंग्स होती थी या आर्टिस्ट जो होते थे उनसे रिलेटेड सारी जो है इंफॉर्मेशन डाली जाती थी, जिसे आजकल हम मैगजीन बोल देते हैं। तो उसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन टू अजंता एलोरा बाग केव्स, यानी कि जो लेडी हेरिंगम थी जो यूरोप से आई थी, उसने हमारे ही आर्टिस्टों को जो ये केव्स है अजंता एलोरा बाग, इनका कॉपी वर्क करने के लिए, यानी कि प्रतिलिपियां नकल बनाने को कहा था। किसने कहा था? लेडी हेरिंगम ने। ये भी एक ऐसी थी जो भारतीय कला के प्रति डेडिकेटेड थी। तो इसने एग्जीबिशंस लगवाई यूरोप में, हमारी इनकी बाग्स और जो केव्स है हमारी इनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगवाई थी, और वो एग्जीबिशंस यूरोप में लगी थी, और वहाँ उसके बाद वहाँ की मैगजीन्स में उनकी फ़ोटो आई थी। उसके बाद यानी कि यूँ लगा लो, भारत के हर कोने में और भारत के बाहर भी जो हमारी कला है और जो हमारे चित्रकार हैं उनको लोग जानने लगे थे, यानी कि हमारी भारत की एक पहचान बनने लगी थी, हमारी कला की पहचान बनने लगी थी। लेडी हेरिंगम ने इन आर्टिस्टों से जो काम करवाया था। उसके बाद ये है कि इस आंदोलन के खिलाफ एक कदम कैसे उठाया आंदोलन में। तो जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय दो बहुत अच्छे चित्र बनाए थे। पहला था भारत माता और दूसरा था ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, यानी कि देवी देवताओं और भगवान से जो रिलेटेड थे। तो इसमें हमारी भारत माता को दिखाया गया था कि वो कैसे है, क्या है, या भारत हमारे लिए क्या है। ये हमारे गॉडेस जो थे, भगवान देवी देवता जो थे, उनके ऊपर था। इसी तरह भारत माता का फिर दूसरा चित्र जो बनाया वो बनाया था श्री पूर्ण घोष ने, ठीक है, भारत माता का। इसमें भारत माता को इसने कैसे दिखाया, उस टाइम में गीत था कि जैसे भारत माता समुद्र के मतलब ऊपर से उभर रही है, वो दिखा रखा था। हिमालय चारों तरफ है, या जो हिमालय कैसे है, जो भारत माता ने मुकुट पहना हुआ है उसके जैसा सिंबल दिखाया हुआ था। तो तीसरा जो भारत माता का चित्र बनाया था वो बनाया था अमृता शेरगिल ने। इसने भारत माता को दूसरे रूप में दिखाया था कि जैसे ये एक यथार्थ चित्रकार थी, यानी कि जो सच्चाई थी उस समय की, गरीब लोग थे या जो नारियों पे जो अत्याचार होते थे, कितनी टेंशन में वो रहती थी, उस तरह के चित्र यथार्थ के ऊपर जो बनाती थी। तो भारत माता का इसका चित्र भी उसी के जैसा था। जैसे इसने फटी हुई साड़ी में भारत माता को दिखाया था, गोद में एक बच्चा लिए हुए दिखाया था, साथ में एक हाथ पकड़े हुए एक लड़की को दिखाया था, उसने भी फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, बहुत बुरी हालत दिखाई थी। तो भारत माता का एक रंग था। इन भारत माता के चित्रों को देखकर भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति और भी जो है गुस्सा बढ़ने लगा था कि अंग्रेज ऐसे हैं, हमारे प्रति ऐसे कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ थी ये थी कि भारत के जो लोग थे उनके मन में भारत के प्रति एक जो है इज्जत और बढ़ने लगी थी कि नहीं, हमारी भारत माता है, हमें उसके लिए लड़ना है। तो इन चित्रों के प्रति जो है कलाकारों ने अपना योगदान दिया था। उसके बाद जो है उस समय एक जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जिसके खिलाफ गगनेंद्र नाथ टैगोर ने एक व्यंग्य चित्र बनाया था जिसका नाम था पंजाब में शांति घोष। अब इसमें क्या है, जो जलियांवाला बाग बनाया था उसमें
कितने सारे भारतीय मारे गए थे। और वही सिचुएशन इस चित्र के द्वारा दिखाकर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय लोगों में जोश भरने का काम किया था, जो कि आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो था, कलाकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिससे भारतीयों के मन में जो देशभक्ति की भावना थी वो बढ़ने लगी थी। और जिसके कारण ही हमारी जो ललित कला के प्रति जो है लोगों की इज्जत और भी बढ़ने लगी थी, और भारतीय लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए भी जो कदम उठाए गए थे।